वेलकम टू पिक्सल मूवी हिंदी। आज जानेंगे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया की कहानी। मूवी की शुरुआत 1973 से होती है। ये वो समय था जब आधा साउथ अफ्रीका जल रहा होता है। उस समय रेसिज्म यानी काले गोरे के बीच भेदभाव काफी चरम पर था। गोरे लोग और पुलिस काले लोगों के साथ जानवरों सा बर्ताव कर रहे थे, पर कुछ गोरे लोग ऐसे भी थे जो इन सभी भेदभाव और अत्याचारों को गलत समझते थे, जिनमें टिम जिंकी और स्टेफन ली भी थे। और ये दोनों एएनसी यानी अफ्रीकन नेशन पार्टी के मुहिम में जुड़े होते हैं। एएनसी का लक्ष्य था कि अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना, हर तरह हर कलर के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके। फिल्म में टिम को दिखाया जाता है जो अपने साथ 2 थैला लेकर एक सड़क पे घूम रहा होता है। वो उनमें से एक थैला एक डस्टबिन के पास रख देता है। ली भी एक बैग को एक कार के पास रख देता है। दोनों वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक थैले में रखा बम फटता है, पर उस बम में बारूद की जगह टेम्पलेट्स निकलते हैं, जिसे लोगों को रंग और नस्ल के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनकरेज किया जाता है। उन दोनों के वहां से निकलने से पहले ही पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। अगले सीन में टिम और ली को कोर्ट में दिखाया जाता है। वहाँ टिम की गर्लफ्रेंड उसके लिए कुछ पैसे लेकर आती है और उसे देती है। जेल में पैसे छुपा कर रखना होता है। अगर वहाँ उसके पास पैसे दिख जाते तो उसकी सजा बढ़ाकर 12 साल कर दी जाती। डेफनी उसके जूते में उन पैसों को छुपा देती है और वहाँ से चली जाती है। टिम वॉशरूम में उन पैसों को एक प्लास्टिक बैग में रखकर फिर उसे एक ट्यूब में डालकर अपने शरीर के पिछले हॉल में डाल लेता है। दोनों की जज के सामने पेशी होती है। जज भी रेसिस्ट होता है के हिसाब से एएनसी और गोरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। टेम्पलेट बम का मास्टरमाइंड होने के कारण टिम को 12 और ली को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। दोनों के पेरेंट्स रोने लगते हैं। ली कोर्ट से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। प्रिटोरिया जेल भेजा जाता है, जो कि गोरे लोगों के लिए एक अलग जेल बना होता है। जेल के बाहर जेल वार्डन उससे मिलने आता है और उससे कहता है, तुम लोगों ने गोरे लोगों के साथ धोखा किया है, इसी जेल में सड़ेंगे। जेल का मेन गार्ड मोंगो उन्हें जेल के रूल्स बताता है। किसी भी तरह का पिन, रेडियो, अखबार रखना जेल में अलाउड नहीं है। उनके लिए आने वाला पार्सल 6 बाई 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए और जेल में कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए। विजिटर्स महीने में एक बार ही आकर मिल सकते हैं, वो भी सरकार के परमिशन से। फिर इन दोनों की चेकिंग होती है। सेल के अंदर जाते समय वो सेल को गौर से देखते हैं। सेल के कॉरिडोर में जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक दरवाजा होता है। टिम उसे गौर से देखता है। फिर वो लोग सीढ़ियों से होते हुए ऊपरी मंजिल पर जाते हैं। उनके सेल से पहले भी एक ग्रिल का दरवाजा होता है। सभी दरवाजे चाबियों से खुलते थे। फिर मैंगो टिम को उसके सेल में डाल देता है। सेल में 2 दरवाजे होते हैं, पहला ग्रिल डोर और दूसरा आयरन डोर। दोनों पर ताले लगे हुए होते हैं। ली को भी उसके सेल में डाल देने के बाद मैंगो वहाँ से चला जाता है। दोनों के सेल अगल बगल में होते हैं। दोनों दीवार पर टैप करके एक दूसरे से बात करते हैं। इस पूरे कॉरिडोर में एक्टिविस्ट को ही रखा जाता था। अगले दिन पहला दिन होता है। सुबह एक एक करके सभी को अपने सेल से बाहर निकाला जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें मैस में भेजा जाता है। टिम नाश्ता लेकर अपनी खाली जगह देख रहा होता है, पर वहाँ नीले कपड़े वाले सारे कैदी उसे घूर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे एक टेबल पर अपने साथ बिठा लेता है और उसे बताता है कि नीले ड्रेस वाले कैदी खुखार और रेपिस्ट है, कभी भी इनके साथ मत बैठना। तभी ली नीले कपड़े वालों के साथ बैठने जाता है और उसी समय ग्रे कपड़े वाले सभी कैदी आवाज करने लग जाते हैं। ली सिग्नल को समझ जाता है और वो भी टिम के पास जाकर बैठ जाता है। उस बूढ़े आदमी का नाम डेनिस है और सभी ग्रे ड्रेस वाले एक्टिविस्ट है। इसी बात करने के दौरान वहाँ का एक क्लीनर कुछ आवाज कर देता है। मुंगू उसके पास जाता है और 3 बार आवाज करने पर उसे 3 बार डंडे से मारता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काला था। इस सिचुएशन को देखकर नीले कपड़े वाले कैदी मजे ले रहे थे, वही ग्रे कपड़े वाले कैदियों को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाहर एक्सरसाइज करते समय डेनिस उन्हें जेल की सारी जानकारियां देता है। जेल की दीवार 20 फुट ऊंची है, उन पे कटीले तारे हैं, वहीं उन पर सर्च लाइट्स है जो पूरी रात जलती हैं, और साथ में दीवार के ऊपर स्नाइपर तैनात है जिन लोगों को शूट करने में बहुत मजा आता है। वो लोग किसी भी दिशा की ओर सुरंग नहीं खोज सकते, पर वहाँ एक ऐसी दीवार थी जिसके पार कॉमन सड़क थी। डेनिस कहता है कि हर नए कैदी को यही लगता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, पर यहाँ से भागना नामुमकिन है, और उन्हें भी ऐसा करने से मना करता है क्योंकि आज तक यहाँ से भागने वाला कोई भी कैदी जिंदा नहीं बचा है। वहाँ लियोनार्ड नाम का एक कैदी आता है जो उन्हें कहता है कि डेनिस हर नए कैदी को ऐसे ही कहकर डराता है, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। हाँ, पर ये सच है कि यहाँ से भागने वाले सारे कैदी मारे जाते हैं। डेनिल आगे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से भागने का कोई आइडिया मिले तो मुझे जरूर बताना, मैं भी आज से तुम्हारे साथ हूँ। उन्हें बातें करते हुए वार्डन देख रहा होता है। अब 23 दिन बीत चुके हैं। सभी कैदियों को एक बोतल दी गई थी
जिसमें वो काम करते समय पानी या फिर कॉफी पी सकते थे। उस रात टिम अपने गेट की की होल को गौर से घूर रहा होता है। वो काफी समय तक उसी की होल को देखता रहता है। उसके दिमाग में सैकड़ों आइडियाज आते हैं। एक रात गार्ड के जाने के बाद टिम एक पेपर लेता है और उसे रोल करके गेट के की होल में डाल देता है। पेपर निकालने पर वो उसे पता चलता है कि लॉक कितना गहरा है। वो अपने पास रखी पेंसिल को तोड़ता है और उसे भी की होल में डालकर कुछ चेक करता है। अगले दिन लियोनार्ड को बताता है कि उसे जेल से भागने का एक आइडिया मिला है। इन दरवाजों की चाबियों का इस्तेमाल करके यहाँ से भागेगा। लियोनार्ड उसके इस पर हंसता है। भला तुम लकड़ियों की चाबी से इस मजबूत दरवाजे को कैसे खोलोगे? लेकिन दोनों उसको इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर मेस में लियोनार्ड जानबूझकर अपनी प्लेट गिरा देता है। तभी वहाँ मोंगो आता है। उसके बेल्ट में चाबियां लटक रही होती है। टिम चाबियों को ध्यान से देखता है। मोंगो लियोनार्ड को प्लेट उठाने से रोकता है और इस काम के लिए पोर्टलक को बुलाता है। उसके हिसाब से ये काम सिर्फ काले लोगों का है। ये सुनकर लू कुछ बोलता है, जिस पर मंगू उसे जान से मारने की धमकी देता है। उस समय भी टिम उन चाबियों को घूर रहा होता है। टिम को पोर्टलक के लिए हमदर्दी है, पर वो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब टिम चाबियों की ड्राइंग बनाना शुरू करता है। उसे जब भी मौका मिलता वो चाबियों को गौर से देखता, जैसे खेलते समय या हाजिरी देते समय। वो चाबियों को देखने का मौका कभी नहीं छोड़ता। फिर एक दिन चाबियों की सही ड्राइंग बना लेता है। तभी उसे समझ में आता है कि सभी सेल्स की एक ही चाबी है। अब 74 दिन गुजर चुके होते हैं। सभी लोग वुड शॉप में काम कर रहे होते हैं। समय खत्म होने पर टिम कुछ लकड़ी के टुकड़े, सैंड पेपर, फाइल और ग्लू अपने बोतल में डाल लेता है और वो हिले ना इसके लिए उसमें एक कपड़ा डाल देता है। तभी यहाँ मोंगो आ जाता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ले उसके सामने किलो का डिब्बा गिरा देता है। मंगू सबको रुकने के लिए कहता है। टिम डर जाता है कि कहीं मंगू ने उसे सामान छुपाते हुए तो नहीं देख लिया, लेकिन वो ली को अकेले ही सारे किले उठाने के लिए कहता है। उसके बाद मोंगो सभी की बोतल खाली करके और फिर हिला के देख रहा होता है। टिम का नंबर आने पर वो उसकी बोतल खाली करता है। अच्छे से हिलाकर देखता है क्योंकि उसे टिम पर शक है, लेकिन उसकी बोतल में कोई भी आवाज नहीं आती। अब अपने सेल में टिन अपनी बोतल से सभी चीजें बाहर निकालता है। फिर चाबी का निचला हिस्सा फाइल और सैंड पेपर की मदद से बनाना शुरू करता है। बनाने के बाद उसे सूखने के लिए लाइट में रख देता है। ग्लू सूखने के बाद चाबी के अगले हिस्से को चिपकाता है। फिर फाइल की मदद से चाबी बनाना शुरू कर देता है और कुछ घंटे की मेहनत के बाद वो चाबी बना लेता है। अब बारी थी चाबी को टेस्ट करने की। वो अपने सेल के ग्रिल डोर के पास जाता है और चाबी को की होल में डालकर घुमाता है। पहली बार तो चाबी घूम जाती है, पर दूसरी बार टिम को और थोड़ी जान लगानी पड़ती है और गेट खुल जाता है। पर अब टिम्स के सामने इससे भी बड़ी मुसीबत है। जैसा सेल के अगला आयरन गेट में चाबी सिर्फ बाहर की ओर से लग सकती थी, उसका की होल बाहर की ओर होता है। टिम अब काफी निराश हो जाता है। अगले दिन टिम अपने साथियों को ये बात बताता है कि अब उन्हें ऐसा तरकीब सोचना पड़ेगा जिससे चाबी बाहर की ओर से लग जाए। उनके लिए सामने से इसे लोहे के गेट में डालना नामुमकिन था। ऐसा करने के लिए उन्हें किसी तरह दरवाजे की दूसरी ओर जाना होगा। तभी उनके सामने से मोंगू गुजरता है। तब टिम आयरन डोर की चाबी को भी ध्यान से देखता है और कुछ दिन में ही उसकी भी चाबी बना लेता है। अब 100 दिन गुजर चुके थे और वो अपनी सेल के बाहर की सफाई कर रहे थे। लियोनार्ड कॉरिडोर के दरवाजे पर पहरा देता है। फिर टिम जाकर अपनी बनाई चाबी से आयरन डोर लॉक को चेक करता है। पहले चाबी नहीं घूमती। टिम तुरंत फाइल निकालकर चाबी पर घिसता है और अगली बार में चाबी घूमती है और लोग बाहर आ जाता है। सभी देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन चाबी वापस नहीं घूमती और टिम के ज्यादा ट्राई करने पर चाबी टूट जाती है। सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तब वहाँ कोई और भी आने वाला था। टिम लकड़ी का टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी डेनिस उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है। टिम जल्दी से लकड़ी का टुकड़ा निकाल लेता है और जल्दी से वहाँ से हट जाता है, लेकिन डोर में लोग अभी भी बाहर ही रह जाता है। वहाँ एक मोटा गार्ड आता है और वो उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। टिम उस लॉक पर हाथ मारकर उसे अंदर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। शाम को मोंगो दरवाजा बंद करने आता है, लेकिन के आयरन डोर का लॉक बाहर निकला हुआ दिखाई देता है और अंदर टिम घबरा रहा होता है। मोंगो पहले सोचता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके चला जाता है और अंदर टिम चैन की सांस लेता है। अगले सीन में हम टिम को विजिटर्स एरिया में देखते हैं, पर उससे मिलने कोई भी नहीं आया होता है। लियोनार्ड से मिलने उसका बेटा आता है। वो अपने बेटे से बात करता है, शीशे पर हाथ रख देता है। तभी मंगू आकर उसे पीछे हटने को कहता है। कुछ बहस होने पर मंगू उसके बेटे को वहाँ से भिजवाने लगता है। वहाँ दोबारा आने का भी बंद करवा देता है। बहुत मिन्नत करता है, पर मंगू उसके नहीं मानता। तब पता चलता है कि लियोनार्ड की वाइफ फ्रांस में रहती है। उसे अभी तक यहाँ के आने का वीजा नहीं मिला है। उसका बेटा एक अनाथ आलय में रहता है। मंगू उसके बेटे को वहाँ से भिजवा देता है। लियोनार्ड को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने बेटे के लिए तड़पता देख मंगू को बहुत मजा आ रहा होता है। अब 142 दिन गुजर चुके हैं और अब तक उन्हें कोई भी तरीका नहीं मिला था जिससे वो स्टील डोर के सामने से खोल सके। उन्हें लियोनार्ड और उसके बेटे के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी कोई तरकीब ढूंढनी थी।
तभी लियोनार्ड का एक आइडिया आता है। उसके पास धागा है जिससे वो चाबी के साथ बांधकर फिर आयरन डोर के की होल से होते हुए चाबी उसमें आ सकती है। ली को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन टिम कहता है अगर चाबी उन्होंने लगा भी दी तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर चाबी घूमेगी ही नहीं तो चाबी लगाने का क्या फायदा। इससे लियोनार्ड नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम ही कोई तरकीब बताओ जिससे बगल वाली खिड़की से गेट का लॉक खुल जाए। तभी वहाँ मंगो आता है। उन्हें उन लोगों की बातों की आवाज आती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आखिर वो क्या बात कर रहे होते हैं। उसके पूछने पर वो कहता है कि बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। उसके जाने के बाद लियोनार्ड के हाथ में झाड़ू देखता है और उसे एक आइडिया आता है। झाड़ू देखते ही टिन को भी उसकी बात समझ में आ जाती है। फिर वो बाहर को जाकर आयरन डोर के की होल से खिड़की की दूरी नापते हैं, लेकिन झाड़ू वहां तक नहीं पहुंचती है, बल्कि थोड़ी छोटी रह जाती है। एक दिन वर्कशॉप में काम करने के दौरान टिन एक हाथ से घुमाने वाली मशीन को देखता है। उसके पहियों को देखकर उसके एक आइडिया आता है। वो तुरंत लकड़ी के एक टुकड़ा लेता है, उसमें वो 2 होल करता है, फिर अपनी झाड़ू के डंडे में एक होल करता है। लकड़ी के एक साइड के होल को उसने चौकोर कर दिया था। एक साइड में वो झाड़ू को फंसाकर उसे स्क्रू से टाइट कर देता है। फिर लकड़ी से दूसरे होल में चाबी फंसाता है और फिर चाबी पकड़कर उसमें घुमाने की कोशिश करता है, जिससे डंडी घूमने लगती है, मगर चाबी अभी भी नहीं घूमती। फिर टिम टूथब्रश में आईना लगाता है और डंडा बाहर निकाल के आईने की मदद से की होल में चाबी डालने की कोशिश करता है। थोड़ी मुश्किलों के बाद चाबी की होल में चली जाती है, लेकिन घूमती नहीं। फिर टिम चाबी को थोड़ी और मॉडिफाई करता है और फिर दोबारा ट्राई करता है और इस बार की मेहनत रंग लाती है। गेट खुल जाता है। टिम बहुत खुश होता है, लेकिन वापस निकालते समय चाबी नीचे गिर जाती है। टिम बहुत घबरा जाता है। चाबी उसके सामने ही थी और उसको किसी के आने की आहट भी सुनाई देती है। टिम तुरंत अपने पास रखी च्युइंगम चबाता है और उसे डंडे पे चिपकाकर चाबी उठाने की कोशिश करता है, पर किस्मत बुरी होती है। चाबी च्युइंगम के साथ ही दोबारा गिर जाती है, लेकिन थोड़ी कोशिश और सब्र के बाद टिम चाबी उठाने में कामयाब हो जाता है और फिर चैन की सांस लेता है और सो जाता है। अगली सुबह टिम एक्साइटेड में खाना खा रहा होता है। वो अपने साथी को बताता है कि उसने दूसरे गेट को खोलने का तरीका भी ढूंढ लिया है। लियोनार्ड को तो पहले यकीन नहीं होता है, वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। फिर तीनों चेस करते हैं। अगले सीन में टिम गार्डनिंग कर रहा होता है। लियो उसके पास हाथ लेकर आता है, लेकिन उसमें लकड़ी के टुकड़े थे। उन्हें दीवार की दूसरी तरफ रोड पर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन उन्हें बात करते हुए मोंगो देख लेता है। वो आके ली से पूछताछ करता है और ली का बैग भी चेक करता है। फिर टिम के पास आता है। टिम कहता है कि ली उसके लिए खाद लेकर आया था। टिम की ये ड्यूटी नहीं थी और उसे धमकी देकर चला जाता है। रात में टिम चुपके से बाहर आता है। उसने कॉरिडोर के गेट की चाबी बना ली थी, लेकिन आगे और दरवाजे हैं। अगले दिन बाकी लोगों के साथ टिम और ली की बहस हो रही थी। डैनी सबको शांत कराता है, क्योंकि वो सब एक तरफ हैं, इसलिए उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अब 206 दिन बीत चुके होते हैं। टिम इशारे से पोर्टलू से अखबार मांगता है। पोर्टलू बदले में उससे साबुन और सिगरेट मांगता है। वहीं ली की ड्यूटी सेल के बाहर की ओर लगी थी, जहां नए कैदी को कपड़े बदले जाते थे, और मौका देखते ही वो कैदी को कुछ कपड़े अपने कपड़ों के अंदर पहनकर आ जाता है। वहीं एक दिन टिम पैटलुक को अखबार के बारे में पूछता है। मोंगो उन्हें इशारे करते हुए देख लेता है। टिम कचरा फेंकने बाहर जाता है और चुपके से डस्टबिन के नीचे सिगरेट और साबुन च्युइंगम से चिपका देता है और डस्टबिन में से अखबार ले लेता है। अब 296 दिन गुजर चुके थे। मोंगो टिम के लिए चश्मा लेकर आता है, क्योंकि उस दूसरे चश्मा मंगवाया था, लेकिन मोंगो उसे एक बुरी खबर सुनाता है कि उन्होंने उस काले भालू यानी पैटलुक को फांसी पर चढ़ा दिया है, और मजे से बताता है कि वो किस तरह फांसी पे लटकते समय तड़प रहा था। इस बार टिम को बहुत गुस्सा और दुख होता है। वो डेफनी की फोटो देखकर उससे किया गया वादा याद करता है और हार ना मानने का मन बनाता है। रात में टिम और लियोनार्ड सेल से बाहर निकलते हैं और कॉरिडोर का ग्रिल डोर खोलते हैं। उनके सामने ही नीचे जाने की सीढ़ियां थी। वो दबे पांव बिना आवाज किए नीचे उतरते हैं। नीचे एक और ग्रिल का गेट होता है। टिम अपनी चाबी लगाकर उसे खोलता है, लेकिन वो चाबी काम नहीं करती। फिर टिम दूसरी चाबी निकालता है। बहुत पसीना आ रहा होता है। उसके पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती हैं। टिम की दूसरी चाबी से गेट खुल जाता है। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो धीरे से चाबी निकाल के पीछे हटते हैं। उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है। वो मोटा गार्ड उन्हीं की ओर आ रहा होता है। दोनों जल्दी से सीढ़ियों के नीचे अलमारी में घुस जाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से पकड़ने के लिए बहुत छोटा स्क्रू होता है। लियोनार्ड किसी तरह उसे पकड़ता है। वो गार्ड ग्रिल गेट खोलकर आने वाला था, तभी लियोनार्ड से स्क्रू छूट जाता है और अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुल जाता है। पर खुशकिस्मती से गार्ड अलमारी पर ध्यान नहीं देता है और उस सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। उनके जाते ही दोनों अलमारी से निकलकर आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रिल गेट पर गार्ड का कैबिन था। फिर दोनों उस गेट तक जाते हैं और वहाँ चाबी लगाते हैं।
वहाँ की चाबी परफेक्ट थी। ये देख लियोनार्ड बहुत खुश होता है। उसके आगे एक सफेद आयरन गेट था। ऊपर गार्ड सारे सेल चेक कर रहा होता है। इन दोनों ने अपने बेड पर तकियों को चादर से उड़ा रखा था ताकि गार्ड के लगे कि टिम और लियोड भी सोए हुए हैं। आखिरी सेल चेक करने पर डेनिस खांसता है। यहाँ ये दोनों उसके इशारे समझ जाते हैं। दोनों वापस गेट बंद करके अलमारी में छुप जाते हैं। गार्ड को ग्रिल गेट के पास कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वो अपने आसपास देखने लगता है। वहीं टिम अलमारी में बहुत दिक्कत में होता है। उसका पूरा वेट एक डिब्बे पर होता है। गार्ड भी वहां से चला जाता है। दोनों वहां से निकलते हैं और चुपचाप अपने सेल में चले जाते हैं। टिम एक चाबी को डिसेंबल करता है और उसे सेल में रखे मग में रख देता है जिसमें वो टूथब्रश के साथ काफी दूसरी चीजें रखता था। और सुबह होती है। मोंगो वार्डन के साथ टिम के सेल में आता है। टिम अभी तक सो रहा होता है। उसे उठाकर पूछता है क्या वो बीमार है, नहीं तो अभी तक क्यों सो रहा है। उसे हर काम हर बेल पे करना होता है। उसे उठने के बेल पर उठना, खाने के बेल पर खाना। लेकिन यहाँ टिम उसे बस सॉरी कहता है। लेकिन वार्डर को उस पर शक हो गया था। उसके मुताबिक वो इसलिए सो रहा था क्योंकि वो रात में जाग रहा है। वार्डन फिर उसके पूछता है वो रात में जाग क्यों रहा है, लेकिन टिम बस उसे सॉरी बोलता रहता है। वार्डन उसे बाहर भेजता है। बाहर टिम देखता है कि सभी के सेल को चेक करा जा रहा है। यहाँ लियोनार्ड चिल्ला रहा था क्योंकि गार्ड उसके बेटे के लिखे हुए लेटर बाहर फेंक रहे होते हैं। वहीं वार्डन खुद टिम का सेल चेक करता है। वो उसे अंदर बुलाता है। उसके पास एक बुक थी जिसे भी बाहर फेंक दिया जाता है। तभी उसके हाथ से टिम का मग गिर जाता है। उससे पहले टिम के पेरेंट्स की फोटो दिखती है। यहाँ टिम बहुत डर जाता है क्योंकि चाबियों के टुकड़े भी वहीं पड़े थे। वार्डन को भी वो दिख जाते हैं। उसे उठाकर वो टिम को पूछता है कि ये क्या चीज है। टिम खुद को संभालते हुए कहता है उसने फोटो रखने के लिए इसे बनाया था और उसे फोटो रख कर दिखाता है। वार्डन इसे बहुत स्टूपिड आइडिया बताता है। फिर वो उसकी झाड़ू देखता है जिसपे छेद था और टिम ने उस पर एक रस्सी बांध रखी थी। वार्डन कहता है कि वो चीजों को बिल्कुल औरतों की तरह रखता है और उसे पूछता है कि क्या यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अगर यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसका पता निकलवा लूंगा। और झाड़ू टिम को देकर चला जाता है। उसके जाने के बाद टिम खुद को संभालता है। अब रात में टिम की हालत काफी खराब हो रही होती है। उसे बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे होते हैं। अब टिम चाबियों को अलग अलग जगह छुपा के रखने लगता है, जैसे लाइब्रेरी के बुक शेल्फ में, लॉन्ड्री के कपड़े धोने वाले बाल्टियों में। रात में वो लोग अभी भी गेट के लॉक को चेक करते थे, मगर उनको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो बाहर कैसे निकले। अब 404 दिन गुजर जाते हैं। टिम जेल में ही डेंटिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि दांत निकालने के लिए उसकी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए उसे बाहर जाना होगा। मोंगो उसे जेल से बाहर लेकर जाता है। अंदर आने के लिए तीसरा और बाहर जाने के लिए लास्ट थर्ड इलेक्ट्रिक गेट था, जिसके बाहर सफेद दरवाजा है और उसके बाद एक आंख दरवाजा है जिसके पीछे रास्ता है। मोंगो जब उसे बाहर लेकर आता है, टिम देखता है कि जेल में एक तरफ काम चल रहा है जहां एक नया गन टावर बन रहा होता है, लेकिन वहां फिलहाल स्नाइपर नहीं है। लेकिन गन टावर बनने के बाद उनके लिए यहां से बच के निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अब टिम के दिमाग में यहां से बचने का प्लान आ गया था, जिसे उसे जल्दी से जल्दी अंजाम देना होगा। फिर वो अपने जैसे सभी एक्टिविस्ट को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। सभी को पकड़े जाने का डर था। लेकिन लियोनार्ड कहता है कि उन्हें जिंदगी भर का पछतावा होगा। डेनिस अपने बच्चों की फोटो देखकर बहुत रोता है। उसके पास एक टूथपेस्ट होता है जिसके अंदर जेल और आसपास के एरिया का मैप है। उसके ऊपर वो टूथपेस्ट लगा देता है। अगले सीन में देखते हैं कि मोंगो सभी को अपने सेल के पास लेकर आता है। टिम अपने बेड पर टूथपेस्ट को रखा देखता है जिसे वहाँ डेनिस ने रखा था। मोंगो भी उस टूथपेस्ट को देखता है। तभी वहाँ वार्डन आ जाता है और टिम को बाहर भेजकर फिर उसके सेल को चेक करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसके जाने के बाद टिम उस टूथपेस्ट को ढूंढता है और फाइनली वो उसे मिल भी जाता है। फिर टिम उस मैप को एक लकड़ी के सहारे ले को देता है। वो भी मैप को सही से समझ लेता है। गार्ड की ड्यूटी खत्म होती है। सभी बाहर जाने लगते हैं। उनके बाहर जाते ही टिम अपना दरवाजा खोलता है। अभी शाम का समय था, अंधेरा होने में कुछ समय बाकी था। टिम बनियार और कच्छे में बाहर निकलता है, पर उस समय मोटे गार्ड का पेट खराब होने की वजह से वो टॉयलेट जाता है। टिम डेनिस से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो उनके साथ चल सकता है, लेकिन डेनिस मना कर देता है। फिर दोनों लियोनार्ड को बाहर निकालते हैं। उसके सेल के बाद ही एक बंद सीढ़ियाँ थी जहां उन्होंने कपड़ा लटका रखा था। वहीं दूसरी ओर गार्ड का टॉयलेट साफ नहीं होता, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे अलमारी के पास आता है ताकि वहां से कुछ ले सके, जिससे वो जाम कबोर्ड को साफ कर सके। यहाँ तीनों कपड़े बदलते हैं। यहाँ उन लोगों का अलमारी गेट को बंद करने के लिए लगाया गया पिन गिर जाता है। गार्ड उसको उठा लेता है।
तीनों पैंट पहन के कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं और ग्रिल गेट के पास आते हैं और तभी उन्हें गार्ड की आवाज आती है। उसके जाते ही तीनों दरवाजा खोल के सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, पर उसी समय गार्ड वापस आ रहा होता है और तीनों उस अलमारी में घुस जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि गार्ड अभी ही यहाँ से कुछ लेकर गया है। वहाँ उन्हें वो पिन नहीं मिलता। गार्ड वापस आने ही वाला होता है, इसलिए टीम उस स्क्रू को वैसे ही पकड़कर दरवाजा बंद कर देता है। गार्ड उसी अलमारी की ओर बढ़ रहा होता है, पर तभी ऊपर डेनिस अपनी सेल का बल्ब तोड़ देता है, जिसे शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण सभी सेल की लाइट चली जाती है और डेनिस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड उस अलमारी के पास पहुंच ही गया था। अंदर टिम बड़ी मुश्किल से स्क्रू को पकड़ के बैठा हुआ था। ऊपर बाकी कैदी भी चिल्लाने लगते हैं। शोर सुन के गार्ड को ऊपर जाना पड़ता है और तीनों बार फंसने से बच जाते हैं। उसके जाते ही वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। उस साइड डोर तक पहुँच जाते हैं जिससे पहले उस गार्ड का कैबिन था। गेट खोलकर वो उसे पार कर लेते हैं और एक और गेट के बाद वो इलेक्ट्रिक गेट था। लियोनार्ड वापस अंदर जाता है। उस इलेक्ट्रिक गेट से अलार्म अटैच था, उसे बटन से ही खोलना होगा वरना अलार्म बज जाएंगे और वो सभी पकड़े जाएंगे। बटन उस गार्ड के कैबिन में था जहाँ टिम और ली गेट खोल के उसके इंतजार कर रहे थे और कुछ समय में इलेक्ट्रिक डोर खुल जाता है और तुरंत बाद ही लियोनार्ड भी आ जाता है। वो उस दरवाजे को लॉक करता है। अब उनके सामने व्हाइट डोर था। वही टीम कहता है इसके लिए दूसरी चाबी है। लियोनार्ड कहता है क्या और चाबी है? यहाँ दोनों में बहस होती है, लेकिन टीम के किसी भी चाबी से वो डोर नहीं खोलता है, पर लियोनार्ड अपने पास की चाबी से उसे खोल देता है। वो टीम को कहता है कि इसे खोलने के लिए चाबी को पूरी तरह से अंदर डालना होता है। इसके बाद एक आखिरी डोर था। टीम बाहर देखता है, गेट अभी भी खुला था और वहाँ से सड़क दिख रही थी। बाहर उनकी आजादी थी। तीनों गले मिलते हैं, लेकिन सभी चाबियां ट्राई करने के बाद भी वो लॉक नहीं खुलता। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लियोनार्ड सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। टिम कहता है उन्हें वापस जाना चाहिए और इस दरवाजे के लिए भी एक चाबी बनानी चाहिए। लियोनार्ड मरने के लिए तैयार था, पर वापस जाने के लिए नहीं। फिर लियोनार्ड देखता है कि दरवाजे का लॉक लकड़ी के फ्रेम में जा रहा है जो खोखली है। लियोनार्ड छेनी से फ्रेम को तोड़ने लगता है। ये देख टिम बहुत घबरा जाता है। इससे बहुत आवाज हो रही होती है। वो लियोनार्ड को रुकने बोल रहा था। टिम अंदर जाके देखता है कि उस मोटे गार्ड को आवाज तो नहीं गई, क्योंकि आवाज कॉरिडोर तक आ रही थी। और जब टिम वापस आता है तो देखता है कि फ्रेम लगभग टूट ही चुका था और लॉक दिख रहा था, और इसलिए वो लियोनार्ड को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। 5-10 वार करने पर लॉक बाहर आ जाता है और ये दरवाजा भी खुल जाता है। फिर तीनों बाकी कपड़े और जूते पहनते हैं। फिर वो धीरे से दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं। गेट उनके सामने होता है। फिर वो धीरे धीरे बाहर आते हैं, लेकिन स्नाइपर उसी तरफ आ रहा था और टिम सही समय पर उसे देख लेता है और तीनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। वो आईने से उस पर नजर रखता है। उसके जाते ही सबसे पहले टिम बाहर आता है। उसके बाद वो दोनों भी आते हैं। फिर वो मैप देखते हैं उनको किस तरफ जाना है। फिर वो रोड पर आगे बढ़ते हैं, पर देखते कि बाहर मोंगू खड़ा है और किसी से बात कर रहा है। लेकिन टिम और बाकी साथी सर नीचे करके आगे बढ़ते हैं। उनके सामने से 2 गार्ड भी निकलते हैं, पर वो लोग इन तीनों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही वो जेल से काफी दूर तक निकल आते हैं। फिर वो एक टैक्सी स्टैंड तक पहुंचते हैं, जब व्हाइट और ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग टैक्सी होती हैं। तीनों खुद पर काबू रखते हुए एक ब्लैक टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं। टिम उसको सारे पैसे देता है और चलने को कहता है। ड्राइवर उन्हें व्हाइट लोगों की टैक्सी की ओर जाने को कहता है, लेकिन टिम उसे ही चलने को कहता है। फिर वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह मोंगो सभी कैदियों को उठाने उनके सेल में जाता है। पहला सेल टिम का ही था। कुछ ही देर में मोंगो देखता है कि टिम बाहर नहीं आया। वो उसे उठाने के लिए सेल में जाता है, लेकिन जैसे ही उसे मारकर उठाने की कोशिश करता है, बिस्तर पर कोई नहीं होता। मोंगो घबरा जाता है और बाहर आता है। वो तुरंत नीचे की ओर भागता है, क्योंकि इससे उसकी नौकरी चली जाएगी और बाकी सभी कैदी उस पर हंसने लगते हैं। वो लोग इसको करने में कामयाब हो गए। फिर हमें वो समय दिखाया जाता है जब वो तीनों टैक्सी में थे। विक्टोरिया शहर से बाहर जाते हैं। तीनों बहुत चिल्ला रहे होते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। टिम वो चाबी अपने पास ही रखता है, उसके भी आंखों में आंसू थे। फिर हमें बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका में उन्हें ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन वो सीमा पार करके पहले मोजाम्बिक, फिर तंजानिया और फिर लंदन चले गए। लंदन में तीनों फिर ANC में शामिल हो जाते हैं और रंग भेद के खिलाफ अपने मुहिम जारी रखते हैं। वो 1991 तक अफ्रीका में माफी दिए जाने तक भगोड़े ही रहते हैं। जेल में 22 साल गुजारने के बाद डेनिस को 1985 में रिहा कर दिया गया और वो अपने परिवार से जा मिलता है। उनके भागने के बाद टिम की गर्लफ्रेंड डेफनी को 9 दिनों तक जेल में रखा जाता है, पर उसके बाद टिम कभी डेफनी से नहीं मिल पाता। 1994 में ANC के लीडर नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया जाता है और रंग भेद वाली नस्ल को खत्म कर दिया जाता है। मूवी में एंड में हमें टिम और उसके साथियों की असली फोटो दिखाई जाती है। तो दोस्तों ये थी एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया की सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके इस मूवी के बारे में कुछ अपने विचार बता सकते हैं और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।